Hello everyone, my name is Satya Zanab and thank you for clicking to understand the poem entitled The Patriot by Robert Browning. Without wasting time, let's get started. तो like I always do in the poems, सबसे पहले टाइटल एनालिसिस करेंगे। इस पोम का टाइटल है द पेट्रियट। पेट्रियट कहते हैं देशभक्त को, वन हु लव्स हिज कंट्री एंड वन इज रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री टू डिफेंड हिज कंट्री एट एनी कॉस्ट। ओके, तो इस पोम में एक स्टोरी है एक देशभक्त की। अब जब देशभक्त की बात हो रही है तो आपको ये जानने की भी तो जरूरत पड़ेगी किस देश की बात हो रही है, कौन है देशभक्त। ओके, तो इस वजह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की आपको बेहद जरूरत है, जो कि मैंने कई सारे चैनल्स पर देखा किसी ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को नहीं समझाया है, जिस वजह से पोम समझने में स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज आती हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखिए, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कोई एविडेंस नहीं है कि ये जो पोम है ये ट्रू और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर ही बनी है, लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स ने ऐसा बोला है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इटली के हीरोज के बारे में इस पोम में बताया है। इटली में ऑस्ट्रिया जब रूल कर रहा था, ऑस्ट्रियन रूल बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, तो उनको अनपॉपुलर बनाने के लिए कुछ हीरोज ने स्ट्रगल किया। ठीक, और उन हीरोज का राइज हुआ काफ़ी, लेकिन फॉल भी हुआ, क्योंकि सब लोग एकजुट नहीं हो पा रहे थे, यूनाइट नहीं हो पा रहे थे और किसी भी हीरो को फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे हीरोज ने इटली को ऑस्ट्रियन रूल से फ्री कराना चाहा और लोगों ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया। कई सारे विक्ट्रीज उनको हासिल भी हुई, लेकिन सब्सिक्वेंटली हुआ क्या उनके साथ, वही लोग जो उनको बहुत रेस्पेक्ट करते थे, उनको राइज जिनकी वजह से हुआ, उन्हीं लोगों ने उन हीरोज का फॉल भी कराया। यानी एक टाइम लोग उनके रास्तों में फूल बिछाते थे तो वहीं पर उनका एग्जीक्यूशन हुआ, यानी उनको फांसी दे दी गई, उनको मार डाला गया बहुत बेरहमी से। तो इस तरीके के हीरोज काफी गुजरे हैं इटली में। तो उसी एक हीरो की यहाँ पे पूरी स्टोरी बताई गई है। तो ये तो हुआ टाइटल एनालिसिस। अब मैं आपको पहले समरी बताती हूँ कि है क्या पोम में, तब आप लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको क्लैरिटी से समझ में आएगी हर चीज। देखिए, एक ग्रेट हीरो था अर्नोल्ड ऑफ ब्रेशा। उसने बहुत बहादुरी वाले काम किए और जब एनिमीज को डिफीट करके वो लौटा तो लोगों ने उसको बहुत ग्रैंड रिसेप्शन किया, उसके रास्ते में फूल बिछा दिए, लोगों ने स्लोगन लगाए अपने छतों पे खड़े होकर। इस तरीके से लोग गैदर हुए कि ऐसा लग रहा था कि छतें हिल रही थी और चर्च के ऊपर फ्लैग्स लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे मिसालें जल रही हैं। ये सब हुआ उस पेट्रियट के साथ, लेकिन ठीक एक साल बाद वही लोग उस पेट्रियट के अगेंस्ट हो गए। बुरे दिन आ गए अब उसके, और उसको डेथ सेंटेंस कर दिया गया, उसको सजा सुना दी गई फांसी की। ओके, और जब वो उस जगह पे आया जहाँ पे फांसी दी जानी थी, तब लोग उसको ईंट पत्थर मार रहे थे और अब छतें खाली हो रखी थी, कोई वेलकम करने के लिए, कोई उसको सपोर्ट करने के लिए मौजूद ही नहीं था। तो एक साल पहले उसी हीरो के साथ जो सिंपैथी दिखाई जा रही थी वो अब एंटीपैथी में चेंज हो गई। उसकी कलाइयों को इस तरीके से रस्सी से बांध दिया गया कि उससे खून बह रहा था। इस सब के पीछे रीजन क्या था, क्यों लोग ऐसा कर रहे थे? बिकॉज दे वर नॉट अवेयर ऑफ कि क्या सही है क्या गलत है। फिकल माइंडेड पीपल थे, एक माइंड नहीं रहता था उन लोगों का। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्या कि एकदम से लोगों का माइंड चेंज हो गया। अर्नोल्ड ने ऐसा क्या कर दिया? तो जैसे कि हिस्ट्री में लिखा है वो मैं आपको शेयर करती हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड। एक्चुअली ये जो ऑस्ट्रियन रूल था, इसमें क्या था सिस्टम ये था कि जो चर्च के जो अफेयर्स होते थे, जो रिलीजियस अफेयर्स होते थे, ये स्टेट अफेयर से मिक्स थे। मतलब रिलीजन के हिसाब से स्टेट अफेयर्स चलते थे, चर्च के वैल्यूज के हिसाब से स्टेट के अफेयर्स को फॉलो किया जाता था, जो अर्नोल्ड के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बोला कि चर्च को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर छोड़ देनी चाहिए। उसके हिसाब से, मतलब अर्नोल्ड के हिसाब से, पॉवर्टी जब तक कम नहीं होगी जब तक स्टेट अफेयर्स को अलग नहीं किया जाएगा। और इस अर्नोल्ड की सोच वाले कई सारे हीरोज थे, लेकिन सबका राइज के साथ फॉल हुआ। यानी एक टाइम पे लोगों को लगा कि सही बोल रहा है, लेकिन बहुत मेजोरिटी नहीं थी लोगों की। कुछ लोगों ने साथ दिया, फिर वही लोग क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए, क्योंकि बाकी लोगों ने उनको भड़का दिया कि ये गलत कह रहा है, हमारे कंट्री के खिलाफ बात कर रहा है। लोगों को उस वक्त ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो इस वजह से
एट टाइम्स अच्छा राइज हुआ इन हीरोज का, लेकिन इन सब का क्या हुआ, फॉल हुआ, फांसी दे दी गई, मार डाला गया इन लोगों को। तो यही है पूरी पोम में। तो ये हुई समरी ऑफ द पोम। अब जो नेक्स्ट चीज जानने वाली है वो ये है कि ये पोम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू से दैट दिस पोम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग और द पोम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, डू यू अग्री, हाउ, डिस्क्राइब, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है सिंगल, लॉग मतलब स्पीक, ओके, और ड्रामेटिक मतलब इन अ ड्रामा फॉर्म। तो अगर किसी पोम में कोई स्टोरी बताई जा रही है और एक ही स्पीकर है, लिसनर्स कई सारे हो सकते हैं, कैरेक्टर्स भी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन बोलने वाला एक ही है पूरे स्टोरी के दौरान, या वो एक पोम हो, तो कुल मिला के इस पोम में जो हमारा स्पीकर है वो कौन है? पॉलिटिकल लीडर, जिसको एक टाइम पर बहुत रिस्पेक्ट किया गया लेकिन बाद में उसको एग्जीक्यूट करा दिया गया। So this poem is a speech delivered by a political leader. Okay, that's why we can say that it is a dramatic monologue. In the entire poem, only the speaker speaks, no one else. Now let's get started for the line by line explanation. And after line by line explanation, I will share the themes of the poem. Now let's get started. It was roses and roses all the way, with myrtle mixed in my path like mad. तो पोम एक ऐसे इवेंट से स्टार्ट हो रही है जहां पे ग्रैंड पब्लिक वेलकम किया जा रहा है उस पॉलिटिकल लीडर का। ओके, तो वो लीडर में बता रहा है कि रोजेस एंड रोजेस यानी गुलाब ही गुलाब मेरे सारे रास्ते में पड़े हुए थे। मर्टल, ये मटल भी एक फूल होता है, स्क्रीन पर देख सकते हो। तो रोजेस और मटल मिक्स होकर मेरे रास्ते में पड़े हुए थे लाइक मैड। लाइक मैड एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है इन ग्रेट एक्सटेंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में। ओके, तो बहुत ज्यादा रोजेस और मर्टल मेरे रास्ते में पड़े रहते थे। इस तरीके से मेरा वेलकम किया जाता था एक टाइम पर। द हाउस रूफ्स, जो घरों की छतें होती थी, सीम्ड टू हीव एंड स्वे। हीव कहते हैं कलेक्ट, वहां पे झुंड के झुंड जमा होते थे, एंड स्वे, और उन भीड़ जमा होने की वजह से ऐसा लगता था कि छत स्वे कर रही, हिल रही है। ठीक है, क्यों इकट्ठा होते थे लोग? इसको देखने के लिए, इसके ग्लिम्पसेस के लिए। द चर्च एस्पायर्स फ्लेम्ड, सच फ्लैग्स दे हैड। चर्च एस्पायर्स कहते हैं द टॉल टावर, जो आप स्क्रीन में देख सकते हो, जो पॉइंटेड होता है ऊपर की तरफ, उसे कहते हैं चर्च एस्पायर्स। चर्च एस्पायर्स को देखकर लगता था कि वो फ्लेम कर रहे हैं, वो जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे फ्लैग्स वो कैरी करते थे। तो उन फ्लैग्स को देखकर लगता था कि चर्च एस्पायर्स फ्लेम कर रहे हैं। अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, और ये जो लीडर है, जो स्पीकर है, वो हमको बता रहा है, ये पास्ट की बात बता रहा है कि 1 साल पहले इसी दिन ये सब होता था मेरे साथ। क्या? कि फूल बिछाए जाते थे और लोग इस तरीके से इकट्ठा होते थे और चर्च स्पाइट्स फ्लेम करता था क्योंकि वहां पे फ्लैग्स होते थे। तो ये 1 साल पहले की बात है। अब यहाँ एक लॉजिकल चीज समझ में वो आती है, ये कि अगर ये ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ इस स्पीकर ने अचीव किया होगा। ऐसे कोई किसी के रास्ते में फूल क्यों बिछाएगा, क्यों लोग इकट्ठा होंगे? यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इस स्पीकर ने काफी कुछ अचीव किया था, कुछ विक्ट्री हासिल की थी, और जब वो लौट के आता था उस विक्ट्री से, तब ऐसा होता था। That means the patriot is seen as a public hero in this stanza, and he is greeted with much love and affection by the commoners. That means common people. Moving to next stanza, the air broke into a mist with bells. Mist कहते हैं steam को, लेकिन दूसरा मीनिंग होता है covered with। तो जो हवा थी वो भर गई थी किससे? बेल से। तो बेल से क्या मतलब है? बेल्स की आवाज से, यानी लोग बेल्स रिंग कर रहे थे। उस वक्त लोग बेल्स रिंग क्यों करते थे? खुशियां मनाने के लिए या किसी का वेलकम के लिए, जब वो बहुत खुश होते थे। ओके, तो हवाओं में क्या शोर था? सिर्फ बेल्स बजने का शोर हो रहा था। द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज। रॉक मतलब ऐसे पत्थर होता है, ईडी लगाए, ये एक वर्ब है। रॉक का मतलब होता है टू मूव, टू एंड फ्रो, हिलना। ओके, यानी दीवारें हिल रही थी। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ जमा थी और लोग इतना चीख चिल्ला रहे थे। क्यों चिल्ला रहे थे? इसके वेलकम में। तो असल में वॉल्स क्या हिल रही होंगी? ये हाइपरबोले, नहीं बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि इतना ग्रैंड उसका वेलकम होता था। Had I said, good folk, mere noise repels, but give me your son from yonder skies, they had answered, and afterward, what else?
तो इन लाइंस के जरिए स्पीकर हमको बताना चाह रहा है कि वो कितना पॉपुलर था, उसकी क्या इमेज थी। हैड आई सेड एक स्ट्रक्चर होता है कंडीशनल सेंटेंसेस का, यानी जब हम कुछ सोचते हैं पास्ट के बारे में जो नहीं हुआ होता है, उसका कहने का मतलब ये कि हैड आई सेड, अगर मैं ये भी कहता हूं उन लोगों से कि तुम मुझे सूरज को लाके दे दो, यॉन्डर कहते हैं दैट, ठीक है, यानी इस आसमान से मुझे सूरज लाके दे दो, तो वो आंसर करते कि हाँ वो भी दे देंगे, और उसके बाद देने के बाद पूछते तुम्हें और क्या चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं था कि उसने मांगा हो कि मुझे सूरज दे दो या मुझे कुछ दे दो, वो अपनी पॉपुलैरिटी बताना चाह रहा है रीडर्स को कि वो उसकी इमेज इतनी अच्छी थी कि वो कुछ भी डेयरेस्ट चीज मांगता लोगों से तो वो लोग हाजिर कर देते थे उसके लिए। लिटरल मीनिंग, जो वर्ड्स का मीनिंग निकल रहा है वो भी समझ लीजिए। हैड आई सेड मतलब इफ आई हैड सेड, अगर मैंने ये कहा होता, गुड फोक, फोक कहते हैं पीपल, जनता को, यानी ए अच्छे लोगों, तो जब मैं बोलता गुड फोक तो उसका रिप्लाई क्या आता है, मियर नॉइज रिपेल्स। मियर मतलब होता है एम्फसाइज करने के लिए यूज किया जाता है, ओनली, यानी सिर्फ बदले में रिपेल करता श्योर, यानी वो लोग मुझे चीयर अप करते जब मैं उनको उनसे कहता कि ए अच्छे लोगो, तो मेरी इस आवाज से वो चीयर अप करते मुझको। और मैं उनसे पूछता कि बट गिव मी योर सन फ्रॉम यॉन्डर स्काईज, अपने इस आसमान से मुझे सूरज दे दो। दे हैड आंसर, वो यही आंसर करते कि वो भी दे देंगे, इसके बाद तुम्हें और क्या चाहिए। तो फिर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसने कुछ मांगा हो या वो कुछ मांगता रहता हो, वो सिर्फ पॉपुलैरिटी बता रहा है कि ये लोग मेरे इस कदर फैन थे, इस कदर मेरी बात मानते थे कि कोई भी चीज हाजिर कर देते थे मेरी कहने पर। तो अपनी पॉपुलैरिटी शेयर करने के फौरन बाद अपना डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहा है यहाँ पर स्पीकर, स्टैंजा 3 में। वो कह रहा है अलाक, अलाक यूज किया जाता है जब हमें अपना डिसअपॉइंटमेंट शो करना होता है अचानक से, ठीक है। और ऐसा डिसअपॉइंटमेंट, ऐसा जब आप होप करना बंद कर दो कि आपको चेंज होने वाला है, यानी आप लोग बदलने वाले नहीं है, तो वो हमको बता रहा है कि बड़े अफसोस की बात है। एक टाइम ऐसा था कि मैं जो मांगता था ये लोग हासिल कर देते, लेकिन अफसोस आज ऐसी हालत है। और वो बता रहा है कि इट वॉज आई हु लिव्ड एट द सन, ऐसा नहीं था कि मैंने उन लोग से सूरज मांगा हो, मैंने उनसे कुछ चीज मांगो, इट वॉज आई, बल्कि ये मैं था कि मैंने खुद, लीव्ड कहते हैं जंप टू द हाइट, ये मैं खुद सूरज तक गया। तो सूरज तक हालांकि गया नहीं, इशारा किया जा रहा है कि मैंने हर वो काम किए जो मैं इन लोगों की वेलफेयर के लिए, इन लोगों की अच्छाई के लिए कर सकता था। तो मैंने खुद सूरज नहीं मांगा, बल्कि मैं खुद सूरज तक गया टू गिव इट, इट रेफर्स टू सन। और सूरज की तरफ क्यों गया, ताकि मैं अपने इन लविंग फ्रेंड्स को सूरज दे सकूं, टू कीप, दैट मीन्स टू कीप देम अलाइव, और टू फॉर देयर वेलफेयर, उनके भलाई के लिए, यानी हर वो चीज मैंने करना चाहिए जो इनकी भलाई के लिए हो सकता था। नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन, नॉट मतलब एनओटी नॉट, यानी कोई ऐसा काम जो इंसान कर सकता है मैंने कुछ नहीं छोड़ा, यानी ऐसा कुछ नहीं रह गया था जो मैंने ना किया हो इन लोगों के लिए। मैंने हर वो मुश्किल चीज का सामना किया इन लोगों के वेलफेयर के लिए। एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप, हार्वेस्ट मतलब रिजल्ट, और रीप मतलब जो हम फसल लगाते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मैंने जो कर्म किए, मैंने जो एक्शंस किए, उसका रिजल्ट तो देखो। तो यहाँ पे आयरनी बताई जा रही है कि उसने काम बहुत अच्छे किए, लोगों की भलाई के लिए काम किए, तो उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए था ना। लेकिन हो क्या रहा है, उसका एग्जीक्यूशन होने जा रहा है। दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन, यानी अब वो साल गुजर गया, ठीक इसी दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत लोग अप्रिशिएट करते थे, लेकिन आज वो क्या हो गया, ठीक इसी दिन आज मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए ले जाया जा रहा है, मुझे फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज जानने वाली है, वो ये कि जो यहाँ पे सन का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे जो स्पीकर है याद दिला रहा है मिथोलॉजी को। एक मिथ माना जाता है कि इकरस एंड डिडलस, ये दो कैरेक्टर्स थे, जिसमें डिडलस ने कुछ विंग्स बनाए थे आजाद होने के लिए उस जेल से, जहाँ पे डिडलस और उसका जो बेटा था इकरस, इनको कैद कर दिया गया था, किंग माइनस ने कैद किया था। तो उसने पंख बनाए थे और अपने बेटे से बोला था कि इस कैद से रिहा होने के लिए पंख तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन जब तुम उड़ना तो सन के बहुत करीब मत जाना, सन के बहुत करीब जाओगे तो तुम्हारे जो ये विंग्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, जिससे तुम्हारी जान जा सकती है। तो ठीक वैसे ही हमारे इस स्पीकर ने किया, अपने एम्बिशन को फॉलो करते हुए ये सन तक के करीब चला गया, अपने एम्बिशन को फॉलो। इसका एम्बिशन क्या था कि ये वही कि स्टेट अफेयर्स को
अलग करना चाहता था रिलीजियस अफेयर से, लोगों की भलाई इसका जो एम था वो ये था, लेकिन हुआ क्या, इसके खुद के ही डेथ हो गई और उसको एग्जीक्यूशन दे दिया गया। तो एक तरीके से मिथ से कनेक्ट किया जा रहा है। देयर इज नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, यानी अब वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है कि एक साल पहले तो बहुत अच्छा था, ये सब मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन अब क्या माहौल है, कोई है ही नहीं हाउस टॉप्स पे, नहीं लोगों के घरों के ऊपर कोई अब दिखाई नहीं दे रहा है, जस्ट अ पॉल साइड व्यू एट द विंडो सेट, यानी सारे के सारे लोग छतों पे नहीं है, कोई दिख ही नहीं रहा है, केवल वही लोग विंडोज पे नजर आ रहे हैं जो पॉल साइड यानी पैरालाइज्ड हैं, डिसेबल्ड हैं, यानी जो चलने के काबिल नहीं है लोग, बस वही खड़े हैं, यानी जो चलने के काबिल हैं वो दिख ही नहीं रहे हैं कहीं पर। अब आगे की लाइन में स्पीकर बता रहा है कि वो चलने वाले लोग जो हैं, जो चल सकते हैं, जो नॉन पैरालाइज्ड हैं, वो कहाँ पर हैं। For the best of the sight is all allowed at the shambles gate, or better yet by the very scaffold's foot I throw. Throw का मतलब होता है बिलीव, यानी I throw कह रहे हैं मुझे यकीन है कि वो सब लोग कहाँ होंगे। उन सब के लिए आज जो बेहतर नजारा है देखने का वो शैम्बल्स गेट होगा। शैम्बल्स गेट किसे कहते हैं, वो जगह जहां पर लोग इकट्ठा होकर हैंगिंग्स को, फांसी को देखते हैं, ठीक है। और स्कैफोल्ड्स फुट कहते हैं वो प्लेटफॉर्म जहां पर उस क्रिमिनल को जिसको फांसी देनी है खड़ा किया जाता है। यानी कुछ लोग, यानी बहुत सारे लोग जो वो शैम्बल्स गेट पर पहुंच चुके होंगे तभी यहाँ नजर नहीं आ रहे, मेरा तमाशा देखने के लिए वहां पहुंच गए होंगे, और कुछ तो ऐसे होंगे कि उनका जी नहीं भरा होगा, शैम्बल्स गेट नहीं, वो उस प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बाय का मतलब क्या है, नियर, बिल्कुल करीब होंगे जहां से मुझे फांसी देनी, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूंगा जाकर अभी फांसी के लिए, कुछ लोग तो वहां पर मौजूद होंगे। आई ट्रो, मुझे ये यकीन है। तो यहाँ पे भी आयरनी दिखाई जा रही है कि कैसे यही लोग एक साल पहले मुझे देखने के लिए छतों पे जमा होते थे, अब इनके फिकल माइंडेड होने की वजह से ये कहाँ पहुंच गए हैं। मूविंग टू स्टैंजा 5, स्टैंजा 5 में वो अपना ह्यूमिलिएशन बता रहा है कि किस तरीके से उसको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। एक टाइम था कि लोग उसके रास्ते में फूल बिछाते थे, अब उसके साथ क्या हो रहा है, वो बता रहा है कि जब उसको एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जा रहा है तो किस तरीके से ले जाया जा रहा है। वो कह रहा है आई गो इन द रेन, अब बारिश हो रही है, मैं भीगते हुए जा रहा हूँ, ये डिसरिस्पेक्ट दिखाया जा रहा है मेरे साथ। एंड मोर देन नीड्स अ रोप कट्स माय रिस्ट बिहाइंड, यानी जरूरत से ज्यादा इस कदर टाइट एक रोप मेरे रिस्ट, मेरी कलाइयों, जो मेरी कलाइयां पीछे होकर मुझे बांधी गई हैं, इस कदर टाइट है जरूरत से ज्यादा कि कट लगने की वजह से उससे खून बह रहा है, घाव हो गया है मेरे रिस्ट पर। एंड आई थिंक बाय द फील ऑफ माई फोरहेड ब्लीड्स, क्योंकि मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं तो मैं केवल फील करके ये चीज बता सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि मेरे माथे से खून बह रहा है, ठीक है। तो मैं ये महसूस करके बता पा रहा हूँ कि मेरे माथे से खून बह रहा है, क्योंकि हाथ लगा के तो मैंने टच ही नहीं किया, क्योंकि हाथ मेरे पीछे बंधे हुए हैं। For they fling whoever has a mind stones at me for my years misdeeds. तो उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके माथे से खून बह रहा है, क्यों वो फील कर रहा है। For मतलब यहाँ पे because they fling, they refer to the group of people who are gathered there to watch the execution, ठीक, जो इकट्ठा हुए हैं इसका एग्जीक्यूशन देखने के लिए। They fling मतलब थ्रो, वो फेंक रहे हैं स्टोन्स, पत्थर, whoever has a mind, और कौन लोग फेंक रहे हैं, जिनके पास माइंड है। तो यहाँ पे भी कमेंट कर रहा है वो कि जिनके पास माइंड है, यानी जिनको समझ आया है कि मैंने कुछ गलत काम किए हैं साल भर। सो whoever has a mind मतलब who have active mind, यानी लोगों का माइंड एक्टिव है, ये समझ पा रहे हैं उन मिसडीड्स को, जो इन्हें लग रहा है कि मैंने इनके लिए कुछ बुरा किया है, जिस वजह से ये मुझ पर पत्थर फेंक रहे हैं। तो उस वजह से मुझे फील हो रहा है कि मेरे माथे से खून बह रहा है। Thus I entered and thus I go, यानी अब वो पहुंच गया है उस प्लेटफॉर्म पर, उस स्कैफोल्ड्स फुट के पास। तो कह रहा है कि अब मैंने एंट्री ले लिया यहाँ पर, and thus I go, और अब मैं जा रहा हूँ। तो कहाँ जाने की बात कर रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि अब मैं इस दुनिया से विदा होने जा रहा हूँ, यानी मरने जा रहा हूँ। तो एंट्री और एग्जिट एक लाइन के जरिए वो लाइफ को समअप कर रहा है कि इस तरीके से अब मैं जो भी मैंने साल भर किया उसका मुझे ये सिला मिला, और अब मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ। इन ट्रायम्स पीपल हैव ड्रॉप्ड डाउन डेड, इस सिचुएशन को वो ट्रायम्फ बोल रहा है, यानी उसे ये लग रहा है कि उसने जो किया वो बिल्कुल सही किया। तो इन लोगों ने उस मेरी विक्ट्री का सिला ये दिया कि इन लोगों ने मुझे मार डाला। तो जीत के तौर पे, जीत के तोहफे के तौर पर इन्होंने मुझे फांसी दे दी है। तो यहाँ से ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिखाई दे रहा है। देखिए एक्चुअली
जिसको फांसी दी गई उसने तो पोम लिखी नहीं है, पोम कौन लिख रहा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उसकी फीलिंग्स को लिखा है, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की कई सारी पोम्स में पहले आप काफी सारा जो है डिसअपॉइंटमेंट देखेंगे, लास्ट में जाके वो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू जरूर छोड़ते हैं, ठीक है। एंड ही इज नोन फॉर ऑप्टिमिस्टिक व्यूज इन हिज पोम्स, जाने जाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग इस चीज के लिए। तो यहाँ पे क्या ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिखाया जा रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड। Paid by the world, what dost thou owe me? God might question. Now instead, 'tis God shall repay, I am safer so. नहीं, लोगों ने तो मुझे फांसी दे दी जीत के तौर पर, लेकिन जब मैं मरने के बाद गॉड के पास पहुंचूंगा तो गॉड मुझसे एक चीज पूछ सकता है कि पेड बाय द वर्ल्ड, तुम्हें तो लोगों ने तोहफा दे दिया है, अब तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? गॉड मुझसे ये क्वेश्चन करेगा। तो इस तरीके से मैं सेफ जोन में हूँ, गॉड फिर मुझे कोई पनिशमेंट नहीं देगा और गॉड मुझे सही मानों में रिपे करेगा जो मैंने किया है। यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग का यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिखाई पड़ रहा है, उस स्पीकर के जरिए वो शेयर कर रहे हैं हमसे कि ये जब गॉड के पास पहुंचेगा तो गॉड यही बोलेंगे कि दे पनिश यू ऑलरेडी, नाउ आई कैन नॉट पनिश यू बिकॉज यू आर ऑलरेडी पनिश्ड बाय द पीपल, so now you are free from all corruption, you are safe, you are in safe zone. So that means he is hopeful to go to the heaven instead of hell, and he is feeling very safe that God better knows that he stood for what he thought was right, and thus he will be safe under the guidance of God. तो ये है पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आता है, we cannot decide and it is not possible to establish कि वो वाकई उसने कुछ मिसडीड्स किए या वाकई वो इनोसेंट था पूरी तरीके से, क्योंकि पोएम में दो पहलू चल रहे हैं। एक तरफ वो कह रहा है कि मेरे मिसडीड्स की सजा मुझे यही मिल गई है और अब गॉड के पास जाकर मुझे कुछ नहीं पनिशमेंट लेना है, यानी क्या मिसडीड्स वाकई थे। एक तरफ कह रहा है कि मैंने बहुत कुछ किया, हर वो कोशिश करी जो मैं कर सकता था इन लोगों के लिए, दैट मीन्स इसने बहुत कुछ करा होगा वाकई। तो वी कैन नॉट डिसाइड, राइट। सो क्रिटिक्स ने ये कंक्लूजन दिया इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद, तो मैंने सोचा आपसे शेयर भी कर देती हूँ अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं थीम्स को। तो दो थीम्स मैं एक साथ आपको यहाँ पे बताती हूँ। पहला है फिकल माइंडेडनेस ऑफ कॉमनर्स, यानी कि कॉमन पीपल। कितना फिकल माइंडेड थे वो कि उनकी ओपिनियंस बिना कुछ सोचे बदल गई एक साल के अंदर अंदर। पहली हो गई आपकी। सेकेंड थीम है ग्लोरी एंड फॉर्च्यून डू नॉट लास्ट फॉर एवर। ग्लोरी मतलब शान शौकत, फॉर्च्यून मतलब आपका भाग्य, किस्मत, यानी किस्मत और शान शौकत हमेशा आपके साथ नहीं रहती है, हमेशा के लिए साथ नहीं देती है। ये जो शान शौकत होती है कुछ समय के लिए ही होती है, हमेशा नहीं चलती है। इस तरीके से किस्मत भी हमेशा साथ नहीं देती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम है राइज एंड फॉल ऑफ लीडर या राइज एंड फॉल ऑफ फॉर्च्यून, यानी उसका राइज और उसका फॉल दोनों ही को दिखाया गया है इस पूरी पोएम में, यही तो डिस्कस हुआ है। तो राइज एंड फॉल इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस पोएम। बात करें कि मॉरल क्या है इस पोएम का, तो पोएट हमें यही दिखाना चाह रहा है कि जो पॉपुलैरिटी होती है, फेम होता है इंसान का, ग्लोरी होती है या उसकी खुशियाँ होती हैं, वो हमेशा टिकने वाली नहीं होती हैं। एक ऐसा वक्त आता है कि इन सबको जाना होता है, तो हमें रेडी रहना चाहिए कि बुरे टाइम के लिए भी, और हमेशा पॉपुलैरिटी पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने फेम ग्लोरी को मेंटेन करने के लिए मेहनत हमेशा करती रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई गई है कि जो डाउनफॉल हुआ उसके पीछे शायद से जो रीज़न रहा वो ओवर एम्बिशियसनेस। हम लोग कैसे कह सकते हैं, मैंने फिर बता दूं आपको कि हम कन्फर्मली नहीं कह सकते, लेकिन मिस डीड्स ओवर यूज़ किया उसने। फिर ये बोला है कि पनिशमेंट मुझे इस दुनिया में मिल गई है तो गॉड अब मुझे पनिशमेंट नहीं देगा। तो इन बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ओवर एम्बिशियसनेस उसने दिखाई, जिसके वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। तो वी शुड नॉट डू सच एक्शंस विच लीड to over ambitiousness and ultimately which lead to our defeat. How was the video? Please let me know in the comment box, and for such more valuable lessons do subscribe and share it with your friends. Thank you for watching.